इस भाग में हम लेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के लिए है गति के समीकरण की स्थापना। तो आप जानते हैं कि गति के 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण है v बराबर u धन ए टी, दूसरा है s बराबर u टी धन 1/2 ए टी का वर्ग, और तीसरा समीकरण है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2 ए एस। यहाँ पर जो संकेत है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो u है वो प्रारंभिक वेग है, t समय अंतराल टाइम इंटरवल है, a त्वरण और v अंतिम वेग और s चली गई दूरी, दिए गए समय अंतराल में चली गई दूरी या विस्थापन है। तब आते हैं हम प्रथम समीकरण की स्थापना या व्युत्पत्ति ऐसा भी कहा जाता है। तो समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की स्थापना, तब यहाँ पर देखते हैं ये वेग और क्या है समय। तो ये इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, वेग समय संबंध के नाम से भी जानते हैं। इसको आप ध्यान में रखोगे। अब इसको स्थापना करने के लिए हम लेते हैं मानव वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्या लेते हैं u है, और वह एक समान त्वरण a से गतिमान है जिससे t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। तब यहाँ पर हम सीधे आ जाते हैं त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा आप जानते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। इसीलिए हम लेते हैं त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन, मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग। इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं v माइनस यू, फिर बटा में आ जाएगा ये समय अंतराल t। तो इस तरह से हमें ये सूत्र के रूप में व्यवस्थित मिल गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, टी को इधर पक्षांतर कर देंगे, तब क्या हो जाएगा ए टी बराबर v माइनस यू, और फिर u को इधर पक्षांतर कर देंगे, तब आ जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। तो इस तरह से हमें गति का प्रथम समीकरण आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब आते हैं हम द्वितीय समीकरण बोलते हैं, समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर की स्थापना। और चूंकि s क्या है, यहाँ पर इसको स्थिति के रूप में हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं स्थिति, और ये t के रूप में है तो स्थिति समय संबंध के नाम से भी जाना जाता है इस संबंध को। इसके लिए हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, मानव वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है, उसका त्वरण क्या है a है, और वह प्रारंभिक वेग u से गति करना शुरू करता है तथा t समय में वह s दूरी विस्थापित होती है और उसका वेग v हो जाता है। तब चूंकि यहाँ पर u प्रारंभिक वेग है और v उसका अंतिम वेग है, इसीलिए गतिशील वस्तु का इस समय अंतराल में औसत वेग निकालेंगे। चूंकि औसत वेग लेंगे तब क्या होगा, वस्तु का औसत वेग v ए वी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा u धन v बटा 2। औसत के लिए क्या लेते हैं, दोनों स्थितियों का औसत ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो कुल विस्थापन होगा उसके लिए हम औसत वेग को लेंगे और समय अंतराल का गुणा कर देंगे, तब इसलिए कुल विस्थापन बराबर हो जाएगा औसत वेग गुणित समय अंतराल। तब s बराबर हो जाएगा, औसत वेग को यहाँ पर रख देते हैं u प्लस वी अपान 2 इंटू टी। यहाँ पर इसको हल करेंगे तब आएगा 1/2 u प्लस वी इंटू टी। अब यहाँ पर हम जानते हैं चूँकि गति का जो प्रथम समीकरण होता है v इजगल टू यू प्लस ए टी, तो इस समीकरण को हम पहले से जान चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर इस जो v दिया गया है उसके जगह हम u प्लस ए टी को रख देते हैं। तब इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, अगला स्टेप में 1/2 u को ज्यों को त्यों लिख दो, प्लस का प्लस हो गया, और इस v के जगह लिखेंगे u प्लस ए टी, फिर प्लस इंटू करके आ जाएगा ये इंटू टी। अब यहाँ पर इसको देखेंगे हल करेंगे तब ये क्या हो जाता है u प्लस यू मतलब 2u प्लस क्या हो जाएगा ए टी। आगे यहाँ पर देखते हैं 1/2 और t का गुणा कर देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, t का गुणा किए तो इसमें ut हो गया और
1/2 का गुणा करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया तो मिला ut, फिर ये प्लस का प्लस हो गया और उसके बाद फिर इसमें हम 1/2 का गुणा करें और t का गुणा करें तो 1/2 at का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमें क्या हो मिल जाता है, द्वितीय समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब आते हैं गति के तृतीय समीकरण की स्थापना में। तो गति का जो तृतीय समीकरण होता है, जो प्रथम और द्वितीय समीकरण से प्राप्त होगा, v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as, इसकी स्थापना करना है। चूँकि यहाँ पर v और स्थिति s के बीच संबंध है, u को हम संबंध के रूप में इसीलिए नहीं कहते क्योंकि u कांस्टेंट होता है, समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होती, ना तो स्थिति के साथ उसके मान में परिवर्तन होता है, इसीलिए u के बीच में संबंध ऐसा नहीं कहा जाता, बल्कि क्या है, जो वेग है वो समय के साथ परिवर्तन होता है, अंतिम वेग, और वो दूरी अर्थात अलग अलग स्थिति पर अलग अलग होगी, इसीलिए यहाँ पर इस संबंध को कहते हैं वेग स्थिति संबंध। तब इनकी स्थापना करने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का उपयोग करेंगे। तब यहाँ पर हम गति के प्रथम समीकरण से चलते हैं। तो गति का प्रथम समीकरण यहाँ पर है v बराबर u प्लस at। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस समीकरण का दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो ये v का है, v है तो v का वर्ग हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। अब ये दो पद है और दो पदों का वर्ग करते हैं, उसके लिए हमें क्या होता है, जो a प्लस b का पूर्ण वर्ग होता है उस सूत्र को लागू करना होता है, अलजेब्रा का सूत्र। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका पूर्ण वर्ग करेंगे तब क्या हो जाएगा, u का वर्ग प्लस क्या होगा 2uat, फिर प्लस इसका वर्ग होता है, इसीलिए a का वर्ग इंटू t का वर्ग। तो इस तरह से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इतनी राशि हमें प्राप्त होती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि द्वितीय समीकरण का भी इसमें उपयोग करना है, तब यहाँ पर इसको तो v का वर्ग बराबर u का वर्ग, हमारे समीकरण का इतना भाग आ गया। अब आगे यहाँ पर इन दोनों भागों में हम ध्यान से देखते हैं, अगर 2a यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं तो 2a कॉमन निकालेंगे तब इससे ये जो राशि क्या बनेगी ut, इस तरह से ये 2a निकल गया तो u और t बचेगा, फिर ये प्लस का प्लस हो गया। यहाँ पर जो a निकला है तो a को यहाँ पर तो लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो 2 निकाल दिए हैं इसीलिए 1/2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1/2 at का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम इस तरह से हम देखते हैं, ये क्या है, s का मान है, अर्थात चूँकि s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ये ऐसा होता है ये, इसीलिए इतनी राशि की जगह हम क्या रख सकते हैं, s रख सकते हैं। तब इसके जगह s रखने पर क्या हो जाएगा, हमारा जो समीकरण होगा u का वर्ग बराबर v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as, और इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है, गति का तृतीय समीकरण। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, इन तीनों समीकरणों को यदि हम प्रारंभिक स्थिति t बराबर जो 0 होता है, इसको हम उस स्थिति को हम x0 ले तथा समय t बराबर t अर्थात समय अंतराल t लेते हैं, उस पर स्थिति को x लें, तब तीनों समीकरणों को हम क्या लिख सकते हैं, निम्न रूप में लिख सकते हैं। पहले के लिए तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए v बराबर u प्लस at ऐसी का ऐसा ज्यों का त्यों लिखते हैं। द्वितीय स्थिति में जैसे हमने बताया, चूँकि जो s है तो s बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन है तो x माइनस x0 होगा। अगर इस मान को यदि हम रखें कहाँ पर, तब जो द्वितीय समीकरण है इसको हम कैसे परिवर्तित कर देते हैं स्थिति के हिसाब से, तो चूँकि हम जानते हैं s बराबर x माइनस x0 होता है, तो हमारे पास जो सूत्र रहता है s की जगह इतना रख देंगे, तो इतना रखेंगे तब उसके बाद फिर तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, s जो था x माइनस x0 आया, तब यहाँ पर x0 को पक्षांतर कर दिए, इस तरह से x बराबर हो जाता है x0 प्लस ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो समीकरण जो द्वितीय समीकरण है उसको इस रूप में भी याद रखना है आपको, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये वास्तव में जैसे हम बतलाए थे, ये क्या है, स्थिति समय संबंध। तब इस तथ्य को याद रखना, ये स्थिति समय संबंध को दर्शाने वाला समीकरण होता है। तृतीय समीकरण जो होता है उसमें भी हम इस s के स्थान पर
x माइनस एक्स जीरो रख दे तो उसका स्वरूप इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये वेग भी अंतिम वेग है, ये समय के साथ परिवर्ती रहता है। तो ये क्या होता है, वेग स्थिति। इसके साथ हम क्या होगा, एक इसको और चाहो तो दूसरे रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा 2ax0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के रूप में लेंगे क्योंकि ये माइनस में आता है। ये x0 कांस्टेंट है लेकिन ये क्या होगा माइनस में आएगा। फिर क्या होगा प्लस यू का स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा 2ax। तो इस रूप में लिखेंगे तब ये वास्तव में एक समीकरण का रूप हो जाएगा जिनमें ये दोनों कांस्टेंट होगी और 2ax अर्थात x स्थिति के साथ साथ उसके वेग में परिवर्तन होगा। इसीलिए इस संबंध को हम क्या कहेंगे, वेग स्थिति। क्या कहेंगे इसको, वेग स्थिति संबंध के नाम से जाना जाता है। अब हम तीनों समीकरण को अलग अलग स्थिति में कैसे उपयोग करते हैं इसके लिए एक उदाहरण में चलते हैं। आपके पास एक प्रश्न है, एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है और आगे आपको दिया गया है यदि 10 सेकंड पश्चात उसका वेग 36 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यहाँ पर समय दे दिया गया है, उसका अंतिम वेग दे दिया गया है, तब वस्तु पर लगने वाले त्वरण व विस्थापन ज्ञात कीजिए। ऐसा इसमें कहा गया है, त्वरण भी ज्ञात करना है और विस्थापन भी। चूँकि हमारे पास इस प्रश्न में क्या दिया है उसको पहले आपको लिख लेना है। तो पहले हम दिया है करके लिखेंगे u बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड, t बराबर समय अंतराल 10 सेकेंड और v बराबर अंतिम वेग दिया है तो 36 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है त्वरण, तो a बराबर क्वेश्चन मार्क, s बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर चूँकि हम देखते हैं कि गति का जो प्रथम समीकरण होता है उसमें क्या होता है, ए संबंधित रहती है और बाकी भी यू टी ये चीज़ों हमें ज्ञात में है, इसीलिए गति के प्रथम समीकरण का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। तब क्या हो जाएगा, अब भी के जगह 36 रख देते हैं बराबर यू के जगह 6 रख देते हैं और ए के जगह ये ज्यों का त्यों रख दो और टी का मान 10 रख देते हैं। तब इस तरह से हमें क्या हो जाता है, इसको पक्षांतर कर देने से 30 बराबर 10a आएगा और इसको हल करने पर मिलेगा a बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से a का मान मिल जाता है। इसके बाद दूसरा जो स्थिति दिया गया है, अगर a का मान दिया है, चूँकि यहाँ पर दूसरा पूछा गया है विस्थापन, और हम दोनों समीकरण में यदि देखें तो विस्थापन के लिए क्या होती है, a और t दोनों जरूरत पड़ता है। अगर दोनों में से अगर कोई एक ज्ञात नहीं होगा तब तक हम विस्थापन ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए पहले आपको या तो फिर त्वरण की जरूरत है या फिर समय अंतराल का। तब यहाँ पर आ जाते हैं कि तो त्वरण तो मिल गया है, तब यहाँ पर गति का द्वितीय समीकरण भी उपयोग कर सकते हैं और या फिर तृतीय समीकरण भी उपयोग कर सकते हैं। तब इस तरह से हम देखते हैं कि 10 सेकेंड में वस्तु का विस्थापन तो क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग करेंगे तब एस बराबर मिल जाएगा, यू का मान 6 है, टी का मान 10, फिर प्लस 1/2, ए का मान निकाल चुके हैं 3 हो गया, फिर समय का हो गया 10 का वर्ग। तो इस तरह से एस बराबर हमें सभी राशियाँ यहाँ पर ज्ञात में हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, इसका 10 का वर्ग करेंगे तो 100 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो इस तरह से 1/2 गुणित 300 हो गया। तो यहाँ पर 60 धन इसको हल करेंगे तब आ जाएगा 150 और फिर फाइनली मिलेगा यहाँ पर 210 मीटर। इस तरह से 10 सेकेंड में वस्तु का जो विस्थापन होगा वह 210 मीटर होगा।